हेलो चैंपियन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मेक इजी पर। जैसे कि हम राजा किसानों नगर पढ़ रहे थे, इसमें हमने 2 पार्ट पढ़ा था। आज इसका हम तीसरा पार्ट देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो 2 पार्ट अगर नहीं देखा है तो पहले उस 2 पार्ट को देख लें ताकि ये अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम जो वीडियोस देखेंगे अभी तो वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो जो हमने देखा था कि कैसे जो 1500 वर्ष में जो हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद जो 1500 वर्ष था, उसमें कैसे कितने सारे चेंजेस आए। जो ऋग्वेद का लेखन शुरू हुआ सिंधु नदी के किनारे, इसके बाद जो 100 का अंतिम संस्कार था उसका चेंज हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे महाजनपद का उदय हुआ। 16 महाजनपद थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद लोहे लोहे का जो उपयोग था वो शुरू हुआ। लोगों को पता चला लोहा उपकरण। हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा नहीं था लोहा के बारे में, लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखा कि जैसे लोहा का प्रयोग होता था। इसके अलावा हमने पढ़ा 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद था सबसे शक्तिशाली था। क्यों शक्तिशाली था? इसका कुछ राजन था, इसका कुछ रीज़न था। जैसे कि हमने देखा था कि ये गंगा तथा उसकी जो उपनदी थी वो उसे जो आवागमन था वो सस्ता होता था। वहाँ की जो फसलें थी वो काफ़ी अच्छी उपज होती थी वहाँ। जंगल में हाथी थे जो कि सेना के लिए उपयोग हो जाती थी। और खदान थे, ठीक है, लोहे का, जो कि आज का जो झारखंड है पहले तो बिहार में था, अभी ना अलग अलग हो गया 2000 ईस्वी में। तो जो उस वक्त का जो झारखंड था वहाँ जो लोहे का खदान था उसकी वजह से वो हथियार बनाए जाते थे, उपकरण बनते थे, जिसके वजह से वहाँ वो बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया। और कुछ कारण ये भी था कि जो वहाँ के राजा थे, जैसे अजातशत्रु, बिम्बिसार, महापदानंद, ठीक है, ये सब बहुत शक्तिशाली राजा थे। उसकी जो नीतियाँ थी वो मगध को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में उनका योगदान रहा। इसके बाद हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य जो कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद देखेंगे उसके कुछ स्रोत थे, जैसे इंडिका जो कि जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, उसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा एक अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य, जो इसका अलग नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है, ठीक है। उसने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, उसमें उसने विस्तार से लिखा है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और प्रशासनिक जो व्यवस्था राजनीति के बारे में उसने अच्छे से लिखा, ठीक है। और जो ये था राजदूत, जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, उसने जो एक समिति और 6 उपसमिति था, ठीक है, उसने बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया था। ये सब हमने देखा था। और इतिहासकार इस समय को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं, और अशोक के बारे में उसने लिखा। काफ़ी वो अशोक जो उस वक़्त के काफ़ी शक्तिशाली और एकदम सबसे प्रसिद्ध राजा थे। क्योंकि वो बहुत मेहनती थे, वो प्रजा के बारे में हर एक चीज़ जानना चाहते थे, वो क्या करते हैं, उनके लिए हर एक काम किया, ठीक है। और उसने अभिलेख का जो लेखन शुरू किया वो अशोक के काल में ही शुरू हुआ। तो ये सब हम पढ़ पढ़ चुके हैं। आज आगे हम देखें कि बदलता हुआ देहात, जो जनता है और जो प्रजा है, उसके बीच में राजा की क्या छवि है, क्या इमेज है, क्या जनता पसंद करती थी राजा को, क्या राजा क्या करते थे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे जो राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, ठीक है। स्वाभाविक है कि अभिलेखों में सभी जवाब नहीं मिलते हैं। जो अभिलेख थे उसमें तो सभी जवाब नहीं मिलते हैं, क्योंकि अक्सर जो अभिलेख होते हैं उसमें राजा की उपलब्धियाँ मिलते हैं, या कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है जिसने दान दिया है धार्मिक स्थानों पर, उसकी उसका वर्णन मिलता है। लेकिन ये नहीं, जनता के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता कि लोग क्या करते थे, क्या राजाओं को पसंद करते थे। इसके लिए एक इस पे अभिलेख में नहीं मिलता है, ठीक है। ये जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में जो वर्णित कथाएँ की समीक्षा करने इतिहासकारों ने पता लगाया कि उनमें अनेक कथाओं में जो स्रोत थे वो मौखिक किस्से कहानियाँ हैं, जिनके बाद ये लिपिबद्ध किया गया। उस वक्त की जो कहानियाँ थी, जो जातक कथाएँ हैं, पंचतंत्र जैसे जो ग्रंथ है, वो पहले मुंह से बोले जाते थे और एक दूसरे से लोग सुनते थे, उसके बाद होते, लेकिन इसे बाद में लिपिबद्ध किया गया, इसे बाद में लिखा गया, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे जो गणतेंदु जातक है इसमें एक कहानी दिया गया है। और हम बात करें जो जातक कथा है वो पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में, यानी 500 ईस्वी में जो पाली भाषा में ये लिखी गई, ठीक है। सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000। सहस्त्राब्दी ईस्वी, पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी मतलब 1000 ईस्वी के मध्य कह रहे हैं ना, लगभग 500 ईस्वी के बीच में ये पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। जो गणतिंदी नामक जो जातक है, एक कहानी में एक कहानी में बताया गया है, ठीक। जहाँ तक एक कहानी है, ठीक है। बताया गया है कि कैसे एक कुटिल राजा की, जो कुटिल एक जगह था, कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में जो जनता थी, उन लोगों में जो वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष है, किसान है,
पशुपालक है, ग्रामीण है, जो ग्रामीण बालक है और यहाँ तक कि जो जानवर है भी शामिल है। जब राजा अपनी पहचान बदल कर, ठीक है, जब जो राजा थे कभी-कभी अपनी पहचान बदल कर, क्योंकि जो लोग होते थे आम लोग तो वो राजा को देखते नहीं थे, उनसे उनसे वो राब्ता नहीं होता था, उसको पता नहीं था कि राजा कैसे दिखते हैं, कौन राजा है। तो कभी-कभी वो अपना वेशभूषा बदल कर गाँव के लोगों से राब्ता करते थे, बात करते थे कि क्या राजा जो जनता है वो राजा के बारे में क्या सोचती है। ठीक है, तो एक बार की कहानी है कि जो कुटिल राजा की जो प्रजा है, वो उससे दुखी रहती है। इसके बारे में गनतिंदु नामक जो गनतिंदु जातक है उसमें दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो राजा था जो अपनी पहचान बदल कर प्रजा के बीच जाता है और लोगों से उसके बारे में पूछता है क्या लोग ये राजा के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। तो एक-एक करके सब अपने दुखों के लिए राजा को भला-बुरा कहता है, जो लोग थे उनकी शिकायत करती है। कहता है कि जो डकैत होते हैं वो रात में लूटते हैं, हमला करते हैं और दिन में जो अधिकारी है राजा के वो कर वसूल करते हैं। तो वो बहुत परेशान थे, इसकी वजह से वो कुछ लोग जंगल में बस गए, ठीक है। इतना जंगल में टैक्स नहीं लगता था। राजा के जो अधिकारी थे वो जंगल में नहीं जाते थे क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक होता था, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कथा से पता चलता है कि जो राजा और प्रजा है, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच जो संबंध है वो काफ़ी तनावपूर्ण होते थे, ठीक है। क्योंकि जो शासक थे ना अपने राजकोष को भरने के लिए जनता पर खूब अत्याचार करते थे। सिर्फ़ उनका काम था कर लेना, जनता क्या कर रही है, कि उनसे क्या करना है, उनकी क्या परेशानियाँ, उनसे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे इस जातक गाथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय था जंगल की ओर भाग जाना, ठीक है। कर से बचने का उपाय क्या था कि लोग जंगल की तरफ बढ़ जाते थे और कुछ ने नए नए उपज के तरीके भी ढूँढे कि कौन-सा उपज कराएँ जिससे कर ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा आमदनी हो, ठीक है। तो एक 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 तरीका था जंगल की ओर भाग जाना और इसी बीच करों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने की ओर नए जो उपाय थे वो ढूँढने शुरू किए। इसके बाद एक यहाँ जो बॉक्स मिलता है वो मिलता है गुजरात की सुदर्शन झील। ठीक है, गुजरात में एक सुदर्शन झील था, एक कृत्रिम जलाशय था, ठीक है, सुदर्शन झील। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत एक पाषाण अभिलेख से होता है, ठीक है? हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है? एक दूसरी शताब्दी ईस्वी का एक पाषाण अभिलेख हो जो संस्कृत में लिखा गया था, उससे पता चलता है सुदर्शन झील का, ठीक है? उसमें जो शासक थे, जो रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था, ठीक है? ये झील था, इसका निर्माण मौर्य काल में ही हुआ था, बहुत पहले जो मौर्य काल के जो स्थानीय राज्यपाल थे, उसके द्वारा किया गया था। लेकिन एक भीषण तूफ़ान आया था जिसके कारण जो वो टूट गया, ठीक है? वो झील था जो टूट गया, इसके बाद जो शक शासक जो रुद्रदामन था, उसने अपने पैसों से बिना कर लिए अपने पैसों से उसका मरम्मत करवाया था। लेकिन फिर बाद में 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक बार ऐसा आया कि फिर ये टूट गया था, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक गुप्त वंश के शासक थे, आई थिंक उसका नाम कुमारगुप्त था, ठीक है? तो उसने उसकी मरम्मत करवाई थी। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि उपज बढ़ाने के क्या तरीके थे। तो जो उपज बढ़ाने का एक तरीका था हल का प्रचलन, ठीक है? उस वक़्त हल का प्रचलन एक आया था नया कि कैसे हल की वजह से जो उपज थे वो कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी जो घाटियाँ है, उसके उर्वर कछारी जो क्षेत्र है उसमें फैल गया था। जिन क्षेत्रों में जो ज़्यादा बारिश होती थी, ठीक है? वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से जो उर्वर भूमि है उसकी जुताई की जाने लगी। आज भी हम देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो लोग खेत जोतने लगते हैं और बीज बोने लगते हैं। ठीक है? जो धान होती है वो बारिश में ही होती है, ज़्यादा पानी में ही होता है। इसलिए हम आज भी देखते हैं कैसे जब बारिश होते हैं तो जो खेतों होती है उसकी जुताई शुरू हो जाती है। आप लोग जो गाँव में रहते होंगे वो ये बखूबी जानते होंगे कैसे होता है। तो उस वक़्त भी जब उपज थी, ठीक है? उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी लोहे का फाल वाले हलों के माध्यम से। इसके अलावा जो गंगा की घाटी थी, उसमें धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालाँकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी होती है क्योंकि आप जानते हो कि धान में कितनी मेहनत करती है। एक बार होता है कि बिया रोपते हैं, ठीक है? उसके बाद जब बिया हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उस बिया को उखाड़ते हैं। उसके बाद फिर दूसरी जगह उसको बोते हैं। इसमें खूब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? बारिश में काम करना पड़ता है, बहुत सारा इसमें परेशानी होता है, इसलिए इसमें कमर-तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। जो लोहे के फाल वाले जो हल की वजह से जो फसलों की उपज है, वो बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। क्योंकि जो हल का प्रयोग था, वो हर जगह
ऐसा नहीं था कि हर जगह हल का प्रयोग हो जाए, क्योंकि कोई जगह था पहाड़ी क्षेत्र था या कोई और जगह कुछ और क्षेत्र था जहाँ हल का प्रयोग मुमकिन नहीं था। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती थी जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। ठीक है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो वहाँ धान की रोपाई ही नहीं होगी। इसके लिए इससे पहले जो धान के बीज होते थे, पहले अंकुरित करके पानी से भरे खेत में पौधों की रोपाई की जाती थी। ठीक है, जिस चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौधा बच जाती थी, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती थी। ठीक है, देखिए कि कैसे पंजाब और राजस्थान जैसे जो अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्र है, इसमें जो लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उससे पहले वहाँ प्रयोग ही नहीं होता था। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे वहाँ हल तो चलेगा नहीं, तो जो कुदाल होता है, जिसको भोजपुरी लैंग्वेज में हम कुदारी कहते हैं, जो ज़मीन खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कुदाल का उपयोग किया गया, जो इस इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। इसके हम मतलब देखेंगे कि कैसे उपज बनाने का एक और तरीका था, जो कुआँ हो गया, तालाबों हो गया और कहीं-कहीं जो नहर के माध्यम से सिंचाई करना था। जो इसके अलावा जो व्यक्तिगत लोग और कृषक समुदाय से मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए थे। जो जो व्यक्तिगत लोग थे और जो कृषक समुदाय ने उन्हें मिलकर सिंचाई के लिए साधन निर्मित किए। इसके अलावा जो व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और जो नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, क्योंकि ये आम लोग तो बना नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई प्रभावशाली लोग या राजा की ज़रूरत पड़ती थी। कई तालाबों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, नहरों जैसे सिंचाई साधन के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया था। इससे हमें पता चलता है कि कौन लोग निर्मित करवाते थे। हम देखेंगे ग्रामीण समाज में विभिन्नताएँ, जब लोगों में उपज बढ़ी, लोगों के पास आमदनी आया, तो जो लोग होते हैं उसके बीच भिन्नताएँ आई। कोई गरीब रह गया, कोई अमीर हो गया, उसके बीच जो दोनों के बीच जो भिन्नताएँ थी, वो सामने आने लगी। हम क्या देखें कैसे खेती के इन नई तरीकों से उपज जो बढ़ी, लेकिन इसका लाभ समान नहीं था। किसी को ज़्यादा हुआ, किसी को कम हुआ। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े जो लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में विशेषकर जो बौद्ध कथाओं में भूमिहीन, खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े-बड़े ज़मींदारों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और ज़मींदारों के लिए किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि गृहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यह प्रयोग छोटे जो किसान होते थे, जो ज़मींदार होते उसके लिए गृहपति का प्रयोग होता था। किस भाषा में? तो पाली भाषा में, ठीक है। जो बड़े-बड़े ज़मींदार थे और ग्राम प्रधान थे, शक्तिशाली माने जाते थे, उसे प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। जो ग्राम प्रधान थे उसका पद कैसा होता था? वंशानुगत होता था, ठीक है। उसका बेटा फिर उसके बाद उसका वो बना, ऐसे करते ये वंशानुगत था, ठीक है। ये चुनाव के माध्यम से नहीं होता था। उसके अलावा आरंभिक जो तमिल संगम साहित्य में भी गाँव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जैसे जो वेल्लार थे, वेल्लार ये तमिल संगम साहित्य में बोलते हैं। वेल्लार किसको बोलते हैं? बड़े जमींदार। ये मैचिंग में आता है, ठीक है। एक तरफ रहेगा वेल्लार और दूसरी तरफ रहेगा बड़े जमींदार, उससे मैच करना होता है। वेल्लार बड़े जमींदार को हलवाहा या उलवर और दास अनिमेय, ठीक है। विभिन्न वर्गों के लिए इस्तेमाल करते थे। हलवाहा को उलवर और दास को अनिमेय, ठीक है, याद रहेगा। और छोटे किसान बड़े जमींदार को उसको क्या बोलते थे? उसको उसको बोलते थे गृहपति, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कैसे जो वर्गों का यह विभिन्नता है तो भूमि के स्वामित्व, श्रम और नए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कैसे स्वामित्व जो महत्वपूर्ण हो गया, इसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथ में की जाती थी। जो विधि ग्रंथ है, मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन है? तो वो मनुस्मृति है। और ये किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में। और ये कब लिखा गया था? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था, लगभग 400 साल के बीच, ठीक है। इसका अलग अलग समय में अलग अलग लेखन हुआ था। ये इसके लिए हम देखेंगे गृहपति क्या होता है। जो गृहपति होता है घर का मुखिया होता है और घर में रहने वाले जो महिलाएं होती है, बच्चे, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर घर से जुड़ी जो भूमि, जानवर और अन्य सभी वस्तुओं का वो मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले सम्राट, व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि गृहपति क्या होता है, तो ये बॉक्स जितने सारे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। सीयूटी में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि भूमिदान और नए सम्रांत ग्रामीण, कैसे जो भूमिदान का हमें संकेत कब मिला, कब जो लोग थे वो भूमि की दान करते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखें कि कैसे
ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही जो भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। जो आरंभिक शताब्दी जो ईस्वी है, लगभग पहली शताब्दी जो ईस्वी है, उससे ही जो भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों से मिलता है, कुछ में अभिलेखों जो होते हैं उसमें जो भूमिदान को उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन जो अधिकांश ताम्रपत्र पर खुदे होते थे, ठीक है। एक पत्थर होता है, एक ताम्रपत्र होता है, ठीक है। तो उस पे खुदे होते थे भूमिदान के लाइक सबूत, ठीक है, प्रमाण। इसमें हम देखेंगे कि उन लोगों में जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप दिया जाता था कि जो भूमिदान लेते थे, भूमिदान के जो प्रमाण मिले वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थानों या ब्राह्मणों को दिए गए थे, ठीक है। भूमिदान अक्सर किसको दिए जाते थे? ब्राह्मणों या जो संस्थान, धार्मिक संस्थान, उसको दिए जाते थे। अधिकांश जो अभिलेख वो संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेख जो कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में है, ठीक है। जो पहले थे वो अधिकांश अभिलेख थे वो संस्कृत में थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद हम देखें कि जी कैसे अभिलेख के कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी जो स्थानीय भाषाएं थी उसमें भी है। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। एक परवर्ती गुप्त, ठीक है, जो आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसकी जो ठीक है, पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका शासन कब से कब था? 375 से 415 ईस्वी तक ये शासन किया था। उसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। उसका विवाह कब किसके साथ हुआ था? दक्कन 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 पठार के जो एक वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक उस वक्त का था, ठीक है, शासक वंश था। हम देखें कैसे संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार, संस्कृत जो धर्मशास्त्र मनुस्मृति उसके अनुसार जो महिलाएं थे उनको जो धन था उसको रखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हम देखें कैसे परवर्ती गुप्ता थी, जो कि गुप्त शासक की सबसे शक्तिशाली जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके उसकी पुत्री थी, उसने कैसे धन रखा, कैसे उसने स्वतंत्र अधिकार नहीं था। लेकिन यह अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्ता भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। हम एक देखें कि अभिलेख की कैसे जो प्रभावती गुप्ता थी उसे धन रखने का भी अधिकार था, उसने धन भी रखा और उसने दान भी दिया। लेकिन मनुस्मृति में तो ऐसा नहीं था। ऐसा है, कुछ अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो मनुस्मृति है उसकी हर जगह पालन नहीं किया जा सकता होगा, हर जगह सेम समय पे। जैसे आज का हम देख सकते हैं जो संविधान है, संविधान तो बन गया है, तो ऐसा नहीं होता कि लोग संविधान से चलते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, लोग जानते हुए भी इसकी गलती करेंगे तो इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी गलती करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मनुस्मृति थी, जो विधि ग्रंथ था, तो उसका पालन नहीं करते होंगे लोग, उसका यदा-कदा उसकी जो अनुमति थी उसको नहीं मानते थे, उसे इग्नोर कर देते होंगे। तो ये भी रीज़न है कि कैसे परवर्ती जो गुप्ता थी। और एक और रीज़न हो सकता है कि कैसे ये एक तो ये रानी थी, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ विशेष अधिकार होंगे कि ये रख सकते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हम देखें कि जो अभिलेख से ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इससे जैसे ब्राह्मण हो गए, किसान, जो अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, शासकों या उनके जो प्रतिनिधि थे कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव में नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और सबसे ज़्यादा भुगतान उसे ही देने पड़ते थे, ठीक है। इस प्रकार जो भूमिदान अभिलेख है देश के कई हिस्से में प्राप्त हुए। जो क्षेत्रों में दान दी गई भूमि का माप में अंतर है, कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े 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 क्षेत्र में दान किए गए हैं, ठीक है। साथ ही जो भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलता है। ये सब परिवर्तन मिलता है क्योंकि अलग अलग जगह पे जो अलग होते थे वो लोगों के जो दान देने के जो तरीके थे वो अलग हो सकते थे, ठीक है। ये इसका यही रीज़न है। इसके बाद हम देखेंगे कैसे एक छोटे गांव का जीवन कैसा होता था। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर्षचरित क्या है? हर्षचरित एक कन्नौज के जो शासक हर्षवर्धन उसकी जीवनी है। ये किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके अलावा इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये बोर्ड में भी आता है और सीयूटी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। ये उस ग्रंथ का एक अंश है जिसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की बस्ती के जीवन का एक अतिरिक्त चित्रण किया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि जो हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई जो कन्नौज के शासक है हर्षवर्धन की जीवनी है उसमें किस चीज़ के बारे में दिया गया है। तुम लिख सकते हो कि जो विंध्य क्षेत्र के जो जंगल है के किनारे एक बस्ती के जीवन का एक अतिरिक्त चित्रण दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कैसे, ये तो हम देख लिए। इसके बाद थी उनका यह भी मानना था कि राजा जो है
कुछ का मानना है कि कैसे जो भूमि दान के बड़े-बड़े जो क्षेत्र दान में दिए गए, क्यों दिए जाते थे? अलग-अलग जो इतिहासकार हैं उनका अलग-अलग मत है। भूमिदान के जो दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय प्रजनन मिलती है। इतिहासकार ने भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद-विवाद का विषय बनाया हुआ है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि जो भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहन करने की एक रणनीति थी। कुछ का मानना है कि लोग जो राजा थे, वो कृषि को एक प्रोत्साहन करने के नए क्षेत्रों में कृषि को उपजाने के प्रोत्साहन करने के लिए भूमिदान करते थे। ठीक है? जबकि कुछ का कहना है कि जो भूमिदान है वो दुर्बल होते हुए राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है। कुछ का कहना है कि जैसे जो राजनीतिक है वो दुर्बल हो गए। ठीक है? जो राजनीतिक प्रभुत्व है किसी राजा के, अगर वो दुर्बल हो जाते तो वो उसे भूमिदान कर देते थे ताकि लोग उसकी बात मानें। ठीक है? कुछ का मानना है कि जैसे जो राजा का शासन हो गया सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। ठीक है? उनका ये भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए उसने भूमि को दान दिया। ठीक है? इसका उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। इसके बाद हम देखेंगे कैसे प्रभावती जो गुप्ता थे, उसने दंगुन गाँव को भेंट में दिया था। प्रभावती गुप्ता कुटुम्बनियों, ब्राह्मणों और दंगुन गाँव के अन्य वासियों को आदेश देती है कि आपको ज्ञात होगा कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष है, 2 पक्ष होता है, ठीक है? शुक्ल पक्ष होता है 1 माह में। उसके अलावा जो द्विदशी का मतलब होता है, द्वि मतलब 2 और दशी मतलब 10, यानी 12 तारीख को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चेनाल स्वामी को दान दिया गया है। ठीक है? उसने जो दंगुन गाँव थी, जो प्रभावती गुप्ता थी, वो दंगुन गाँव को किसको दान दिया था? चेनाल स्वामी को दान दिया था। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसको किसने दान दिया था, कब दिया था, ये हो सकता है। इसके अलावा इस राजदेश को 13वें राजवंश में लिखा गया था और इसे किसने उत्कीर्ण किया था? चक्रदास ने उत्कीर्ण किया था, ठीक है? हम देखें कि जो अग्रहार होता था, ये इम्पोर्टेंट है। अग्रहार उस भूमि को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्राह्मणों को दान दिया गया भूमि क्या कहलाता है? ये हम राजस्थान बोर्ड में देखेंगे कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो उसमें ये आ सकता है अग्रहार। अगर हम बिहार बोर्ड की बात करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जो ब्राह्मणों को दान दिया गया भूभाग क्या कहलाता है? अग्रहार कहलाता है। ठीक है? ये हर बोर्ड में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? और एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से भूमिकार या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। जो ब्राह्मण थे उससे किसी प्रकार का कर नहीं वसूलते थे जो राजा होते थे। लेकिन जो ब्राह्मण थे वो स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का उसे अधिकार था। ठीक है? ये बात याद रखना। इसके बाद हम देखें कि जो भूमिदान के प्रचलन में राजा तथा अन्य किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों के या सामंतों पर नियंत्रण नहीं था। जैसे कि जो पशुपालक थे, संग्राहक थे, शिकारी थे, मछुआरे थे, शिल्पकार थे, जो कि घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जो जगह-जगह घूमकर खेती करने वाले लोग थे। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि इससे राजा और किसानों के बीच कैसे संबंध थे, ठीक है? सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान-प्रदान में विवरण नहीं रखते थे। इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आप लोग के लिए और नई और अच्छी वीडियो ला सकूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो कि और क्वेश्चन भी बता सकूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।